तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं। आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प विषय खंगालने वाले हैं। हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय राजाओं की। एक तरफ उनकी वो चमकदार बिल्कुल भगवान जैसी गढ़ी हुई छवि और दूसरी तरफ उनकी आम जनता की वो कठोर और असली जिंदगी जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दब सी गई है। हम कुछ ऐतिहासिक स्रोतों, सिक्कों और उस दौर की कहानियों को डिकोड करेंगे और सच मानिए जो तथ्य सामने आते हैं ना, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जरा कल्पना कीजिए एक प्राचीन बड़े सम्राट की। दिमाग में क्या छवि बनती है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत एक ऐसे भयंकर योद्धा की तस्वीर उभरती है जो सिर से पैर तक भारी भरकम कवच से ढका हो, हाथ में एक विशाल तलवार हो और जो बस अगले युद्ध में दुश्मनों का खून बहाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हो, है ना? मतलब सदियों से हमारे दिमाग में इन महान राजाओं की यही एक बेहद आक्रामक और पावरफुल छवि गढ़ी गई है। लेकिन जरा रुकिए, ये सिक्का उस पुरानी रूढ़िवादी छवि को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। ध्यान से देखिए इसे। इस पर गुप्त वंश के सबसे महान राजाओं में से एक समुद्रगुप्त को बड़ी ही शांति से बैठकर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक ऐसा राजा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितने अनगिनत युद्ध लड़े हों, उसे इस तरह से एक शांत संगीतकार के रूप में दिखाया जाना ये बहुत कुछ कहता है। ये हमें बताता है कि ये शासक दुनिया को सिर्फ अपनी ताकत और खौफ नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि वो अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों का भी एक बड़ा शोकेस करना चाहते थे। असल में अपनी छवि को इस तरह से गढ़ना, अगर आज के शब्दों में कहें तो एक तरह का शुरुआती प्रोपेगेंडा ही था। उस समय राजाओं के दरबारी कवि उनके लिए बहुत ही चमकदार और बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसाएं लिखते थे, जिन्हें प्रशस्ति कहा जाता था। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लिखा गया। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर लिखी गई प्रशस्ति, जिसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। हरिशेन ने तो समुद्रगुप्त को लगभग भगवान के बराबर ही बता दिया। उन्होंने बाकायदा ये लिखा कि राजा का शरीर कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और गदाओं के सैकड़ों घावों से भरा होने के बावजूद भी बेहद खूबसूरत दिखता है। मतलब जनता के मन में राजा की एक ऐसी इमेज बनाना जो बिल्कुल लार्जर देन लाइफ हो। अब जरा इस मैप पर नजर डालते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि समुद्रगुप्त का प्रभाव आखिर कितने बड़े इलाके पर फैला हुआ था। हरिशेन की उसी प्रशस्ति को अगर हम डिकोड करें तो हम समझ सकते हैं कि ये साम्राज्य कितना विशाल था और कैसे उन्होंने अलग अलग जगहों के लिए बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां बनाई थीं। इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को कैसे संभाला। उन्होंने भूगोल के हिसाब से 4 अलग अलग शाही नीतियां बनाई, जिन्हें यहाँ रंगों से दिखाया गया है। जो हरे रंग का इलाका है, आर्यावर्त, वहां तो उन्होंने सीधे सीधे 9 शासकों को उखाड़ फेंका और पूरी तरह कब्जा कर लिया। लेकिन दक्षिण में जो लाल बिंदु है, वहां के 12 शासकों को हराने के बाद उन्हें फिर से राज करने की परमिशन दे दी गई। फिर आते हैं बैंगनी रंग वाले पड़ोसी राज्य। इनका काम था उपहार लाना और दरबार में हाजिरी लगाना। और सबसे आखिर में नीले रंग वाले बाहरी राज्य, जिनमें कुषाण, शक और श्रीलंका तक के शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटियों की शादी उनसे करवा दी। देखिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत ही चतुर और प्रैक्टिकल पॉलिटिकल माइंडसेट को दिखाता है। लेकिन देखिए, इतिहास गवाह है कि हर महान विजेता को कभी न कभी एक मजबूत दीवार से टकराना ही पड़ता है। ऐसा ही हुआ जब उत्तर भारत का ये विस्तार दक्षिण के एक बहुत ही कड़े प्रतिरोध से टकराया। करीब 1400 साल पहले राजा हर्षवर्धन ने जब नर्मदा नदी पार करके दक्कन की तरफ अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश की, तो उन्हें चालुक्य वंश के सबसे मशहूर शासक पुलकेशिन द्वितीय ने वही रोक दिया। एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट बताऊं, हर्षवर्धन के नाम का मतलब होता है आनंद या खुशी। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने अपने प्रशस्ति में बड़ा ही तीखा तंज कसते हुए लिखा कि इस करारी हार के बाद ना हर्ष अब हर्ष नहीं रहे। तो अब तक हमने राजाओं और उनके अभियानों की बात की, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सत्ता परिवर्तन और प्रशासन की असली सच्चाई। आखिर इतने बड़े साम्राज्य असल में काम कैसे करते थे? पर्दे के पीछे की कहानी थोड़ी अलग थी। जो केंद्रीय सत्ता थी ना, वो असल में विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड हो रही थी। प्रशासनिक पद अब वंशानुगत हो चले थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब योग्यता नहीं बल्कि परिवार का माता था। एक बेटा अपने पिता की कुर्सी पर बैठता था।
जैसे हरिशेन अपने पिता की तरह ही महादंडनायक यानी मुख्य न्याय अधिकारी बन गए। और हाँ, एक ही इंसान के पास कई कई बड़े पद भी होने लगे थे। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव आ रहा था। लोकल लेवल पर नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर और सार्थवाहा यानी व्यापारियों के नेता जैसे अमीर लोगों का प्रशासन में बहुत तगड़ा दबदबा होने लगा था। और यहीं पर एंट्री होती है सामंतों की। ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। ये कुछ ऐसे सैन्य नेता होते थे जो जरूरत पड़ने पर राजा को अपनी सेना देते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्हें इसके लिए कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। सैलरी के बदले इन्हें बड़ी बड़ी जमीनें दान में दे दी जाती थीं। वो इन्हीं जमीनों से टैक्स वसूलते और उसी पैसे से अपने घोड़े और हथियार मेंटेन करते। सुनने में राजा के लिए ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट लगता है ना, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी था। जैसे ही राजा थोड़ा सा भी कमजोर पड़ता, ये सामंत मौका देखते ही खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित करने की पूरी कोशिश करते थे। चलिए अब महलों और दरबारों से निकलकर थोड़ी जमीनी हकीकत की बात करते हैं। हम सुनते हैं उन आम लोगों की आवाजें जिनके कंधों पर असल में इन बड़े साम्राज्यों का बोझ टिका था। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने एक राजा की चलती हुई सेना का जो वर्णन किया है ना, वो आपको अंदर तक हिला देगा। जब एक विशाल सेना कूच करती थी तो वो कोई आज की तरह सजी धजी अनुशासित परेड नहीं होती थी। वो एक विनाशकारी तूफान की तरह होती थी। बाणभट्ट लिखते हैं कि शाही हाथी रास्ते में आने वाले गांव वालों की कच्ची झोपड़ियों को बेरहमी से कुचल डालते थे। चारों तरफ इतनी अफरा तफरी और शोर मचता था कि डर के मारे व्यापारियों के बैल सब कुछ छोड़कर भाग खड़े होते थे। और बाणभट्ट के ही शब्दों में कहें तो उस वक्त पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। और सोचिए, जले पर नमक छिड़कने वाली बात तो ये थी कि जिन बेचारों के घर और खेत हाथियों के पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, उन्हीं गांव वालों से ये उम्मीद भी की जाती थी कि वो इस गुजरती हुई सेना की खूब खातिरदारी करें। उन्हें अपने राजा और सेना के लिए भेंट के तौर पर दही, गुड़, फूल और जानवरों के लिए चारा लाना पड़ता था। वो बेचारे इस उम्मीद में आते थे कि शायद राजा उनकी कोई फरियाद सुन लें, लेकिन पीछे रह जाती थी तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। और समाज का ये काला सच यहीं खत्म नहीं होता। एक चीनी तीर्थयात्री थे फाइशियन। उन्होंने उस वक्त के समाज की एक और भी खौफनाक हकीकत को अपने पन्नों में दर्ज किया है। उन्होंने अछूत माने जाने वाले लोगों की जो दुर्दशा बताई है, वो आज सुनकर भी अजीब लगता है। फाइशियन बताते हैं कि अगर इन लोगों को किसी भी शहर या बाजार में एंट्री करनी होती थी तो उन्हें अपने साथ एक लकड़ी के टुकड़े पर जोर जोर से चोट करनी पड़ती थी ताकि दूर से ही आवाज आ जाए। और ऐसा क्यों? ताकि जो वहां का ताकतवर अभिजात वर्ग था वो ये आवाज सुनकर पहले ही उनके रास्ते से हट जाए और गलती से भी उन्हें छूने से बच सके। सच में ये एक बेहद क्रूर और अमानवीय सामाजिक बंटवारा था। पता है, ये जो सामाजिक खाई थी ना, ये उस दौर के पॉपुलर एंटरटेनमेंट में भी साफ साफ दिखाई देती थी। महान कवि कालिदास के नाटकों को ही ले लीजिए। उनके नाटकों में एक बहुत ही गजब का पैटर्न है। वहां भाषा ही अमीरों और गरीबों को बांटने का काम करती थी। अगर कोई राजा या ऊंचे दर्जे का ब्राह्मण चरित्र बोल रहा है तो वो एकदम शुद्ध उच्च वर्गीय संस्कृत में बात करेगा। लेकिन वहीं अगर कोई आम आदमी या महिलाएं बात कर रही हैं तो उनके डायलॉग्स हमेशा स्थानीय प्राकृत भाषा में होते थे। मतलब भाषा से ही स्टेटस तय हो जाता था। एक आम आदमी की बेबसी को कालिदास ने अपने सबसे मशहूर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की एक कहानी के जरिए क्या खूब समझाया है। कहानी में एक गरीब सा मछुआरा होता है जिसे एक मछली के पेट से राजा की खोई हुई एक बहुत ही कीमती अंगूठी मिलती है। वो बेचारा ईमानदारी से उस अंगूठी को लेकर सीधा महल पहुंचता है। लेकिन होता क्या है, महल के द्वारपाल और वहां का मुख्य पुलिस अधिकारी उसके साथ एकदम अपराधियों जैसा सुलूक करते हैं और उस पर ही चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। फिर जब राजा खुद उस अंगूठी को पहचान लेता है और खुश होकर मछुआरे को एक बड़ा इनाम देता है, तो जानते हैं क्या होता है? वही भ्रष्ट पुलिस वाले और द्वारपाल उस गरीब को पकड़ लेते हैं और उसका इनाम हड़पने के लिए उसे अपने साथ शराब खाने ले जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। गुप्त और चालुक्य वंश का वो दौर अब इतिहास बन चुका है। सदियां बीत गई हैं। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचिए, आज के समय में अगर किसी गरीब इंसान को कोई बहुत कीमती चीज मिल जाए और वो ईमानदारी से उसे लेकर अधिकारियों के पास जाए, तो क्या आपको लगता है कि उसके साथ भी वैसा ही कुछ बर्ताव होगा? क्या कमजोर वर्गों और सत्ता में बैठे लोगों के बीच का जो पावर डायनामिक तब था, वो आज पूरी तरह से बदल गया है? या आज भी एक आम इंसान को न्याय और थोड़ा सा सम्मान पाने के लिए उसी तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है? ऐतिहासिक तथ्यों को आज के आईने में रखकर सोचना हमेशा एक कमाल का अनुभव होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।